सम्राट अशोक एक महान शासक था, जिसका पूरा इतिहास को जानने के लिए उसकी जीवन शैली, युद्ध, शासन व्यवस्था और अभिलेखों से पता चलता है। तो हम आशा रखते हैं कि यह संपूर्ण वीडियो देखकर आपको पूरी तरह सभी माहिती समझ में आ जाएगी। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सम्राट अशोक की जीवन शैली से शुरुआत करते हैं। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मगध राज्य के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक की माता का नाम शुभाद्रंगी और उनके पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार राजा को बहुत सारी उपाधि मिली है, जैसे कि अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार, वरिसार तथा अजातशत्रु भी कहा गया, और जैन ग्रंथ में भी उसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को सीरिया के सम्राट से मित्रता थी। डायमेकस, जो टोलेमी सम्राट का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में रहता था। बिंदुसार ने काफी बड़े राज्य का शासन प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया, सिवाय कलिंग को छोड़ के। अब जानते हैं सम्राट अशोक की पत्नियों के बारे में। इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि सम्राट अशोक को 5 पत्नियां थीं, जिनके नाम देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता, असंधिमित्रा थे। उसी के साथ सम्राट अशोक के 100 भाइयों थे, लेकिन उसका संपूर्ण कोई पुरवा मिला नहीं है। परंतु 2 भाइयों के बारे में कुछ इतिहास मिलता है कि सम्राट अशोक के 2 भाई थे। बड़ा भाई सुशीम था और छोटा भाई तिष्य था। सुशीम तक्षशिला का गवर्नर था। तब सम्राट अशोक उज्जैन का गवर्नर था। तक्षशिला में यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह क्षेत्र में विद्रोह ज्यादा होते थे। राजा बिंदुसार ने सुशीम से कहा कि अशोक यह विद्रोह को खत्म कर सकता है। बाद में अशोक को तक्षशिला भेजा, जो वहां जाकर अपने पिता की बात को सच किया। उसने संपूर्ण विद्रोह को खत्म कर दिया, और उसी कारण अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुशीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया। इसी बीच में उज्जैन में भी विद्रोह हो गया। सम्राट अशोक को बिंदुसार ने तक्षशिला से वापस बुलाने को कहा, जो इस विद्रोह को दबा सके। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुशीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। तब अशोक वह बौद्ध सन्यासियों के पास था, जहां पर वो बौद्ध की विद्या को सीख रहा था। अब जानते हैं सम्राट अशोक द्वारा किए गए युद्ध के बारे में। सम्राट अशोक द्वारा सबसे महत्व युद्ध कलिंग का था। सम्राट अशोक राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग के राजा नंदराज पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। अथिगुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 सहस्र व्यक्ति को बंदी बनाया, 1 लाख लोगों की हत्या कर दी और 1,50,000 लोग घायल हुए थे। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय में महान परिवर्तन हुआ। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से प्रेरित हुआ, और इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया और युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा ली। यहां से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग आरंभ हुआ। अशोक कलिंग था। वहां उसे मत्स्य कुमारी कौरवकी से प्रेम हो गया और बाद में उनसे विवाह कर दिया। उसी तरह अशोक राजा जब विदिशा में था, तब वहां उसे एक सुंदर स्त्री जिसका नाम देवी था, उनसे भी अशोक को प्रेम हो गया और बाद में उनसे विवाह कर लिया। लेकिन उन्होंने अपने पति अशोक से आजीवन विदिशा में ही रहने का वचन ले लिया। अशोक ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए वचन दिया और दोनों ने उसे निभाया भी। देवी कभी पाटलिपुत्र नहीं गईं। उसके बाद में अशोक सम्राट बने, लेकिन तब भी देवी ने अपना वचन नहीं तोड़ा। सम्राट की रानी होते हुए भी उन्होंने विदिशा में ही जीवन बिताया। सम्राट अशोक और देवी के साथ ही उनके बच्चों महेंद्र और संघमित्रा का नाम भी इतिहास में अमर है। महेंद्र के साथ साथ संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए, और बाद दोनों भाई बहन पूरा जीवन लंका वासियों को भगवान बुद्ध का संदेश सुनाते रहे। सम्राट अशोक के शासन व्यवस्था के बारे में। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे 8 देशों में अपना पर्चा लहराया था। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी,
लेकिन अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, जैसे कि पाकिस्तान के तक्षशिला, महाराष्ट्र के स्वर्णगिरी, मध्य प्रदेश के उज्जैन, पाटलिपुत्र के प्राची, कलिंग के तोशली। शासन व्यवस्था में सम्राट अशोक ने प्रशासनिक व्यवस्था की थी। कृषि विभाग सिताध्यक्ष, मुद्रा विभाग लक्ष्मणाध्यक्ष, पुलिस राक्षिण, दीवानी न्यायालय धर्मस्थली, फौजदारी न्यायालय कंटक शौध्य, संस्था स्थायी गुप्तचर, टैक्स समाहर्ता, जंगल का अधिकारी आंटविक। अब जानते हैं सम्राट अशोक द्वारा रचित अभिलेखों के बारे में। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस से मिली थी। भारत का पहला एक शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: गुफा लेख, शिलालेख और स्तंभ लेख। अशोक के अभिलेखों ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि 4 लिपियों में लिखा हुआ था। भारत में से ब्राह्मी लिपि मिली और पाकिस्तान में से खरोष्ठी लिपि मिली। अफगानिस्तान और कंधार में से अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि मिली। तो अब हम जानते हैं गुफाओं के बारे में। दक्षिण बिहार के गया जिले खलवितक पर्वत में स्थित बाराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी है और यह लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है। अशोक ने आजीवक संप्रदायक लोगों को गया स्थित बराबर नामक गुफाओं में सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी दान में दी थीं। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं गोपी, लोमर्शी तथा वड़थिका का निर्माण करवाया। तो अब हम जानते हैं दीर्घ शिलालेखों के बारे में। धौली यह उड़ीसा के पुरी जिला में है। जौगढ़ यह उड़ीसा के गांजम में स्थित है। शाहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसेरा यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालसी यह वर्तमान उत्तराखंड के देहरादून में है। सोपारा यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। ऐरागुड़ी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गिरनार यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। अब हम जानते हैं लघु शिलालेखों के बारे में। कृतमपूर्वा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के शाहाबाद जिले में है। सहसराम यह बिहार के रोहतास जिले में है। भाबरू यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है। रूपनाथ ईसा पूर्व 233 का यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुजरी यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। सारूमारू यह मध्य प्रदेश के सेहोरे जिले में है। मास्की यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। निट्टूर उद्दगोलम यह कर्नाटक के बेल्लरी जिले में स्थित है। सिद्धपुर, जतिंगा रामेश्वर और ब्रह्मगिरी यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। सांची यह का स्तंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। इस स्तंभ पर 4 शेरों मूर्तियां हैं जो अहिंसा का सूचक है और इसे ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया है। कौशाम्बी यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जिले में है। रूममिंदेई निगाली सागर नेपाल के लुम्बिनी तराई में स्थित है। दिल्ली मेरठ यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। सर्वप्रथम 1750 ईसा पूर्व टीफेन थेलर द्वारा दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज के साथ अशोक के अभिलेखों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। सर्वप्रथम 1837 ईसा पूर्व सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को सफलता पाई। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ लेख यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। हेलो दोस्तों, जो आप सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है और हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे जिससे आपको मेहनत करने का उत्साह बढ़ता जाए। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए
जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।